हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अड्डा में सभी दोस्तों का स्वागत है। हिंदी की यूपीएसआई के लिए स्पेशल क्लास जो चल रही है, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर है और नए प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है कंठ तालव्य कौन सा है? ऑप्शन है ए, बी है र और श, सी है आ और अ, डी है उ और बड़ा उ। तो कंठ तालव्य जो वर्ड है इसका राइट आंसर ए और ए है। ठीक। र और श पूछता है क्या है? ये मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य। कहीं कहीं मूर्धा भी दिया होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। बड़ा और अ पूछता है ये क्या है? ये कंठ है। कंठ, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कंठ। और उ और बड़ा उ पूछता है तो ये क्या है? ओष्ठ है। इनका उच्चारण स्थान पूछे तो आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किसके शिष्य थे? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, नंददास, माधवाचार्य, विठलनाथ। सूरदास जी जो थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान जो है रामविलास शर्मा जी को मिला था। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से वह है ओष्ठ है, कंठोष्ठ है, कंठ तालव्य है या फिर दंतोष्ठ है? तो उच्चारण की दृष्टि से बताना है कि वह क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है दंतोष्ठ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसके ऑप्शन दो स्लाइड में है तो थोड़ा आप सभी ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मतीराम, भूषण, केशवदास, पद्माकर। तो रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार जो है केशवदास है। इसका राइट आंसर सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, तितली के रचनाकार कौन है? निराला, जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इससे पहले एक क्लास आ चुकी है जो कि साहित्य का प्रश्न है। उसमें 50 प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के साथ है। उस क्लास को आप सभी जरूर देखिएगा। तो तितली के रचनाकार जो है वो जयशंकर प्रसाद है। इसका राइट आंसर सी है। तितली के साथ ही कामायनी, ये वो रचना है जयशंकर प्रसाद की जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त। और एक रचना है इनकी ग्राम, वो भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसके साथ ही स्कंदगुप्त है, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप सभी जयशंकर प्रसाद की इन रचनाओं को ध्यान रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छप्पे किंतु छंदों का मिश्रण है। कुंडलिया और दोहा, दोहा और रोला, रोला और उल्लाला, शोरठा और दोहा। तो छप्पा जो है रोला और उल्लाला दो छंदों का मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, जुगुप्सा है, शोक है या फिर घृणा है? विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है जुगुप्सा होता है। इसका राइट आंसर बी है। उत्साह अगर पूछता है किस रस का स्थायी भाव है तो ये वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का, याद रखिएगा आप सभी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। शोक पूछता है किस रस का स्थायी भाव है तो ये करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का। इन सभी को आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रस के कितने अंग हैं? ऑप्शन है 5, 9, 4 या फिर 3। तो रस के अंग बताने हैं आप सभी को कि कितने हैं। तो इसका राइट आंसर जो है
सी होगा। रस के कितने अंग हैं? तो 4 अंग है। अगर पूछता है कौन कौन सा, तो स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जरायु, जराज, दत्त, औरस। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। इसका राइट आंसर डी है। दत्तक पुत्र क्या होते हैं? गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र बोलते हैं। इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो क्लास को आप सभी शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिए या ना करिए। क्लास को आप सभी अच्छे से पढ़िएगा, वन लाइनर नोट्स बनाइएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। वाच्य के कितने प्रकार हैं? 4, 1, 3, कोई प्रकार नहीं है। तो वाच्य के 3 प्रकार है। इसका राइट आंसर सी है। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीएसआई एग्जाम में ये आया हुआ था 2021 में। तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, मैसूर। तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन जो है मैसूर में स्थित है। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? बांग्ला, मैथिली, असमिया, खासी। तो त्रिपुरा राज्य की राजभाषा जो है बांग्ला है। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। तो चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर जो है चरणों की तुलना कमल से की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ठीक, जहां पर किसी की तुलना की जाए किसी से, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। चकित, देखते रहना, विपलक, निर्निमेष। आप सभी क्लास को अच्छे से पढ़िए और जब तक एग्जाम नहीं होता ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। बीच में एक दो दिन स्किप हो सकता है मान लीजिए, नहीं तो मंडे टू सैटरडे ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो आप सभी क्लास को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। अगर कोई कंफ्यूजन रहे कमेंट करिए और आप सभी के कितने प्रश्न सही होते हैं वो भी बताया कीजिए, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए, तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द जो होगा निर्निमेष होता है। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? अपभ्रंश है, संस्कृत है, प्राकृत है या फिर पाली है? तो हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। इसका राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या फिर तुर्कों का? अगर आप सभी को लॉन्ग में क्लास चाहिए चैप्टर वाइज, तो उसके लिए आप सभी कमेंट कीजिएगा, जरूर क्लास चलेगी हिंदी की और ये प्रैक्टिस सेशन तो चलता ही रहेगा। तो हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो ये ईरानियों का दिया हुआ है। इसका राइट आंसर बी है। यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न आया हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? साकेत, नीरजा, प्रिय प्रवास या फिर कामायनी? तो खड़ी बोली का प्रथम जो महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। इसका राइट आंसर सी है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अप्रिय प्रवास अगर पूछता है किसकी रचना है, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की है। ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास की रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। साकेत अगर पूछता है किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक, इसे भी ध्यान रखिएगा आप सभी। और नीरजा किसकी है, तो ये महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा, जो कि इम्पोर्टेंट है। कामायनी पूछता है किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक, इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। अगर नोट चाहिए तो स्मार्ट स्टडी अड्डा के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप सभी को पीडीएफ मिलेंगे। अगर आप सभी को नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, मगही, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। तो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है अवधी है, बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरुमुखी, अपभ्रंश या फिर संस्कृत। तो पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, इसका राइट आंसर बी है। हिंदी किस भाषा की लिपि है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या फिर पाली। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है, इसका राइट आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ विपरीत स्वर है, बड़ा आ, ए या फिर ओ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यूपीएसआई में जो है वर्णमाला से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। अर्थ विपरीत स्वर यहाँ पर पूछा है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। बड़ा आ जो है ये अर्थ विपरीत है, तो ये जो मतलब मुख खुलने के आधार पर स्वर पूछता है। ठीक, मुख खुलने के आधार पर अगर स्वर पूछता है कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं। ठीक, अगर पूछे कौन कौन से, तो समृद्ध और अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत और चौथा है अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत। ठीक, 4 होते हैं। अगर पूछता है इनमें समृद्ध के अंतर्गत कौन कौन से जो वर्णमाला के अंक है, जो स्वर होते हैं वो आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं, तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये क्या है, समृद्ध है। अर्ध समृद्ध पूछता है, तो ये क्या है, ए और ओ होते हैं, ए और ओ। अर्ध विपरीत देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा होता है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक होगा, सिर्फ यहाँ पर विपरीत होना चाहिए। क्यों कि अगर अर्ध विपरीत पूछता है, तो अर्ध विपरीत में जो है क्या क्या आते हैं, आप सभी ध्यान रखिएगा। अ, ए, औ और जो आगत वाला आ होता है ये आता है। ठीक, तो अगर अर्ध विपरीत पूछता है, तो ये चारों वर्ड होंगे। ठीक, इसे आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अर्ध विपरीत पूछता था, लेकिन ऑप्शन में बड़ा आ है, तो इसलिए ये पूरे ऑप्शन गलत है। तो अगर आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन बना दीजिए, विपरीत स्वर है तो क्या होगा, बड़ा आ। तो इसको आप सभी ध्यान रखिएगा कि मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 होते हैं। समृद्ध जो है उसमें क्या आता है, दोनों ई और दोनों
ऊ आते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और विपरीत पूछता है तो विपरीत में जो है बड़ा आ आता है। और अर्ध समृद्ध पूछता है तो ए और ओ आता है। अर्ध विपरीत पूछता है तो ए और आ आता है। तो इसे आप सभी याद रखिएगा, चारों को नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य स्वर कहते हैं, ये प्रश्न भी वर्णमाला से है, इंपॉर्टेंट है। किसे कहते हैं? अ को, बड़ी ई को, ई को या फिर ओ को। मध्य स्वर क्या होता है? जिह्वा के आधार पे अगर पूछता है, जिह्वा, जिह्वा के आधार पर स्वर तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अग्र होता है, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक, याद रखिएगा आप सभी। अग्र में पूछे कौन कौन सा वर्ण आता है? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए आते हैं। ठीक, अब मध्य स्वर पूछता है कि इसमें क्या आता है, तो इसमें सिर्फ अ आता है। ठीक, पश्च स्वर पूछता है कि इसमें क्या आता है, तो इसमें बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आते हैं। तो अब आप सभी इसमें आंसर दीजिए कि मध्य स्वर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अल्प विराम का चिन्ह है, तो आप सभी बताइए इन चारों में से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। इसका राइट आंसर जो है सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? उप विराम का जो चिन्ह है, इसका राइट आंसर ए होगा। ये उप विराम का चिन्ह है। इसका प्रयोग जैसे किसी चीज का विस्तार करना है, मान लीजिए कृष्ण के अनेकों नाम है, सॉरी अनेक नाम है, कृष्ण के अनेक नाम है, क्योंकि अनेकों शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनेक सदैव बहुवचन में आता है, अनेक नाम है, तो यहाँ पर उप विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो नाम है जैसे श्याम, ठीक, तो उसे लिखा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसके प्रयोग को, कहां पर प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। चीर और चीर के अर्थ में सही विकल्प का चयन कीजिए। पेड़ वस्त्र, पुराना वस्त्र, वस्त्र पुराना, लंबा प्राचीन। चिर और चीर, तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा। चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। जंगल का पर्यायवाची शब्द है गुडाकेश, सार, विपिन, रचना। जंगल का पर्यायवाची जो है विपिन है, इसका राइट आंसर सी है। इसके साथ ही जंगल के जो अन्य पर्यायवाची हैं, वन, कानन, अरण्य, अरण्य, बीहड़, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी नोट डाउन कीजिएगा। विटप और कांतार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसे नोट डाउन कीजिएगा, आप सभी याद रखिएगा। रचना पूछता है किसका पर्यायवाची है, तो ये जीव का पर्यायवाची है, इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रयागराज में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक, तो आप इन्हीं तीनों में से आंसर दीजिए कि प्रयागराज में कौन सी संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, व्यक्तिवाचक। ठीक, व्यक्तिवाचक वह संज्ञा होती है मतलब कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक, जैसे प्रयागराज, इस प्रयागराज के अलावा इस समय तो कुंभ चल रहा है, देख ही रहे हैं प्रयागराज में कितना भीड़ है, तो प्रयागराज के अलावा कोई प्रयागराज नहीं है। ठीक, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है। मूल सर्वनाम की संख्या है, 6 है, 8 है, 11 है, 7 है। मूल सर्वनाम की संख्या जो है 11 है, इसका राइट आंसर सी है। अगर पूछता है कौन कौन, तो याद रखिए इसे। मैं, हूँ, आप, यह,
वह, जो, तो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये जो है 11 मूल सर्वनाम है। अगर सर्वनाम के भेद पूछता है तो 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मूल क्रिया को कहते हैं धातु, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर सर्वनाम। तो मूल क्रिया को धातु कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो आपको बताना है कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। क्या होगा? कवि दल, कवि लोक, कवि समूह या फिर कवि वृंद। इसका राइट आंसर जो है ए है। कवि वृंद का एक वचन जो है कवि होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई एग्जाम में बार बार ये रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? निहार, दीपशिखा, रश्मि या फिर नीरजा। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो है निहार है। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है। वे तुम सम, तुम उन समस्वामी में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, संदेश, उपमा या फिर रूपक अलंकार। तो वे तुम सम, तुम उन समस्वामी, तो इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रित का विलोम क्या है? अनरित, वक्र, विकिरण, अनैक। तो रित का विलोम जो होता है अनरित होता है। वक्र का विलोम क्या होता है? रिजु। रिजु, रिजु का विलोम क्या होता है? वक्र हो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मसृण का विलोम है कम, रुच, काफिल, शामिल। तो मसृण का विलोम जो है रुच है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसकी पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी, सौदामिनी, कुमुदनी, कुमुद, कला। तो नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया ये जो है कुमुदनी की पर्यायवाची है। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। कुछ, थोड़ा, लेकिन, परंतु। किंचित जो है तत्सम है, इसका तद्भव बताना है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। किंचित का तद्भव जो है कुछ होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल है, कबीर है, विष्णु प्रभाकर है या फिर मैथिली शरण गुप्त है। तो झूठा सच के लेखक जो है यशपाल है। इसका राइट आंसर ए है। कबीर की अगर रचना पूछता है क्या है? तो बीजक है जिसके 3 पार्ट है। साखी, सबद और रमैनी। ये सभी आपको याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं याद है तो आप सभी वन लाइनर नोट्स बनाइए, उसे नोट डाउन कीजिए। विष्णु प्रभाकर की रचना अगर पूछता है, अवारा मसीहा, अवारा मसीहा और अर्धनारीश्वर, अर्ध नारीश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप सभी याद कर लीजिएगा। ठीक। मैथिली शरण की रचना पूछता है तो साकेत, साकेत, पंचवटी, भारत भारती, जयद्रथ वध। इंपॉर्टेंट रचना है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, तो इसे आप सभी याद रखिएगा। इसलिए आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए जो कि एग्जाम के समय बहुत ही काम देती है। नेक्स्ट प्रश्न है। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना, कलंकित होना। तो काफूर होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य का प्रश्न है। ठीक। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? काशीनाथ सिंह, गोविंद मिश्रा, मैत्रेयी पुष्पा या फिर दूधनाथ सिंह।
तो रेहन पर रघु जो है काशीनाथ सिंह जी का उपन्यास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। 40 में से कितने प्रश्न आप सभी के सही गए हैं? आप सभी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।